बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज टॉपिक है हमारा इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन लाजमी आना चाहिए, आता है। अगर एग्जामिनर इसका क्वेश्चन नहीं दे रहा तो इसका मतलब उसको लॉ ऑफ पार्टनरशिप की अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं है, विजन नहीं है। दुनिया में किसी भी मुल्क में लॉ ऑफ पार्टनरशिप का पेपर बनेगा, इम्प्लाइड अथॉरिटी का क्वेश्चन लाजमी आएगा ही आएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बेशक 2 मार्क्स का ही क्यों ना हो। ये अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, हम इसको तोड़ के करेंगे ताकि लर्न करने में और बाद में अगर हम रिकॉर्डिंग देखते हैं तो आसानी हो। तो इसको समझने के लिए पहले हम इंग्लैंड के केस लेते हैं। तो बोर्ड पे देखें आप, ए और बी के दरमियान पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है कि हम गाड़ियां रिपेयर किया करेंगे, टिक। हम अपने गैराज वर्कशॉप किराए पे दिया करेंगे, टिक। हम ना गाड़ियां खरीदेंगे ना बेचेंगे, क्रॉस। ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। फातिमा, हम ये पढ़कर आ चुके हैं। अगर कोई चीज इन राइटिंग हो या वर्बली हो तो उसको लॉ में कहते हैं एक्सप्रेस। तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें बाकायदा रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है, ना गाड़ियां खरीदेंगे ना बेचेंगे। तो ए और बी के दरमियान ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। अब बी किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था, आउट ऑफ टाउन। तो वो इटालियन जॉब, किसी ने मूवी देखी होगी, मैं तो जो भी मूवी देखता हूँ उर्दू में देखता हूँ और इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो वो उसमें उस लड़की का डायलॉग है, देखना जाके, द इटालियन जॉब, नेटफ्लिक्स पे है। वो कहती है मुझे इंसान से डर नहीं लगता, इंसान में छुपे हुए शैतान से डर लगता है। तो एग्जैक्टली यही हुआ। बी जब शहर से बाहर गया तो ए में शैतान आ गया। ए ने क्या हरकत की, जेड से गाड़ी परचेज की। कान यहां पे रखने यार। ए ने जेड से गाड़ी परचेज की, उस गाड़ी में कोई छोटा मोटा काम किया और वो गाड़ी वाई को सेल कर दी। ये ज़हन में रखें आप। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये गाड़ी एक्चुअली स्टोलन कार थी। पुलिस ने वाई से रिकवर कर ली, वाई की सुलग गई। अबे क्या बकवास है। वाई आया फर्म के ऑफिस में, यानी 3-4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद। अब ए ऑफिस में नहीं था, वो शहर से बाहर गया हुआ था, और बी ऑफिस में था। वाई ने आके हंगामा मचाना शुरू कर दिया, तुम लोगों ने मुझे चोरी की गाड़ी बेची, पुलिस ने रिकवर कर ली, मेरा 5 लाख रुपए का लॉस हुआ, मुझे 5 लाख रुपए पे करो, गाड़ी की कीमत वापस करो। बी ने कहा चल कट ले यहां से। बी ने उसको कटा दिया। वाई ने बी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। बी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट ले आया। योर ऑनर, हमारे पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है ना गाड़ियां खरीदेंगे ना बेचेंगे। तो जज साहब ने कहा डेढ़ होशियार बनने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पार्टनर ने कपड़े के थान खरीदे और बेचे हैं? क्या तुम्हारे पार्टनर ने सीमेंट की बोरियां खरीदी और बेची हैं? क्या तुम्हारे पार्टनर ने स्टेशन का सामान खरीदा और बेचा है? क्या तुम्हारे पार्टनर ने कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स खरीदी और बेची हैं? क्या तुम्हारे पार्टनर ने आउट ऑफ द वे जाके कुछ किया है? उसने वही किया जो फर्म का बिजनेस है। भाई आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, मेरी भी है, आपने सुना होगा, देखा होगा, मैकेनिक आमतौर पे कह रहा होता है, जिसके पास आप जाते हैं अपनी गाड़ी बाइक रिपेयर करवाने के लिए, अक्सर कहते हुए सुनाई देता है कि साहब ये बड़ी जबरदस्त गाड़ी मेरे पास आई है, बड़ी सॉलिड गाड़ी है, आपकी फैमिली में किसी ने लेनी हो दिखा दें। तो जज साहब ने ये कहा जो उसने गाड़ी खरीदी और बेची, at that time A was acting in the usual course of the business of the firm. अगर वो कपड़े के थान खरीदता और बेचता तो हम ये कहते हैं A was not acting in the usual course of the business of the firm. अगर वो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स खरीदता और बेचता हम ये कहते हैं he was not acting in the usual course of the business of the firm. स्टेशनरी का सामान खरीदता और बेचता हम ये कहते हैं he was not acting in the usual course of the business of the firm. तो जज साहब ने ए को मुखातिब करके कहा उसने जो गाड़ी खरीदी और बेची, he was acting in the usual course of the business of the firm. बी ने फौरन रुकवा दिया। उसने कहा जज साहब हमारे पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, उसके पास अथॉरिटी थी ही नहीं।
जज साहब ने ये कहा, क्या ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ द लैंड है? क्या ये मुल्की कानून है? क्या बच्चे बच्चे को ये कॉन्ट्रैक्ट मालूम है? ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, तुम्हारे फर्म के ऑफिस में कबर्ड में ड्रॉर्स में रखा हुआ है। ये मुल्की कानून नहीं है। ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पार्टनर्स के ऊपर अप्लाई होता है। जब कैमरा फोकस करेंगे हम थर्ड पार्टी के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऊपर, ये अप्लाई नहीं होगा। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होगा जब कैमरा फोकस होगा थर्ड पार्टीज के ऊपर। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज विद इन द पार्टनर्स, दिस इज विद इन द पार्टनर्स। तो ए ने गाड़ी खरीदी और बेची, जज साहब के कह रहे हैं, ही वाज एक्टिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। हाँ, कपड़े के थान खरीदे और बेचे होते, देन ही वाज नॉट एक्टिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। प्लस ए हैज एक्टेड इन द नेम ऑफ द फर्म, ए हैज एक्टेड इन द नेम ऑफ द फर्म। बेशक ए ये काम करने के लिए ऑथराइज नहीं है, बेशक ये काम करने के लिए ऑथराइज नहीं है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ द लैंड नहीं है, मुल्की कानून नहीं है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। तो अगर ए ने ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल की है, ही हैज एक्टेड इन द नेम ऑफ द फर्म, ही हैज एक्टेड इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो ए को इजाजत मिल गई एक वेपन, एक हथियार इस्तेमाल करने की। उस वेपन का नाम है इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। तो इंप्लाइड अथॉरिटी का वेपन इस्तेमाल करके, इंप्लाइड अथॉरिटी का वेपन इस्तेमाल करके एक पार्टनर वो एक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो अमल भी कर सकता है जो वो करने के लिए ऑथराइज नहीं है। तो इंप्लाइड अथॉरिटी एक ऐसा वेपन है जिसको इस्तेमाल करके एक पार्टनर वो काम भी कर सकता है जिसको वो करने के लिए ऑथराइज नहीं है अंडर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। तो आप कहेंगे इंप्लाइड अथॉरिटी का वेपन इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तब वो उसको लाइसेंस परमिशन मिलेगा इंप्लाइड अथॉरिटी का वेपन इस्तेमाल करने के लिए। देयर आर ओनली 2 रिक्वायरमेंट्स जो सामने लिखी हुई है। द पार्टनर मस्ट बी एक्टिंग इन द नेम ऑफ द फर्म, द पार्टनर मस्ट बी एक्टिंग इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर ये 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो वो इंप्लाइड अथॉरिटी का वेपन इस्तेमाल करके वो काम भी कर सकता है जो वो करने के लिए ऑथराइज नहीं अंडर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके इस अमल को हम कहेंगे दिस इज एक्ट ऑफ द फर्म। ये फर्म का कॉन्ट्रैक्ट है, ये फर्म की ट्रांजैक्शन है, ये फर्म का अमल है। हम इसको ए का अमल नहीं कहेंगे, हम इसको ए का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। बी ये नहीं कह सकते योर ऑनर ये एक इनफरादी पार्टनर का अमल है, उसी को पकड़ा जाए, नहीं। इंप्लाइड अथॉरिटी का वेपन इस्तेमाल करने के लिए वो दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल की है, तो लिहाजा हम इसको ए का इंडिविजुअल एक्ट, ए का इनफरादी अमल नहीं कह सकते। ये फर्म का एक्ट है, फर्म का अमल है, दिस इज एक्ट ऑफ द फर्म। तो ये है इंप्लाइड अथॉरिटी। तो दोबारा सुनते हैं, पहली जो बात कर रहे हैं हम वो ब्रैकेट में लिखेंगे, वो पेपर में लिखने के लिए नहीं है। बेशक एक पार्टनर एक काम करने के लिए ऑथराइज नहीं है, ये अपने दिल में कह रहे हैं, एग्जामिनर को नहीं कह रहे। एग्जामिनर को ये बात नहीं मालूम। बेशक एक पार्टनर एक काम करने के लिए ऑथराइज नहीं है, लेकिन अगर वो ये काम करता है इन द नेम ऑफ द फर्म, इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो हम ये कहेंगे वो इंप्लाइड अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है, और इंप्लाइड अथॉरिटी एक्सरसाइज करके वो ये काम कर सकता है। बेशक वो ये करने के लिए ऑथराइज नहीं था, और ये एक्ट, ये अमल एक्ट ऑफ द फर्म कहलाएगा। ये हो गई इंप्लाइड अथॉरिटी की डेफिनेशन। अब एग्जामिनर इसको एक और तरीके से भी पूछ सकता है। एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट इज द मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट टू बाइंड द फर्म, व्हाट इज द मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट टू बाइंड द को-पार्टनर्स, व्हाट इज द मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट टू बाइंड द फर्म, टू बाइंड द को-पार्टनर्स। एक पार्टनर कोई एक्ट, कोई हरकत, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अमल कैसे करे कि वो अपने को-पार्टनर्स को बाउंड कर सके, वो फर्म को बाउंड करवा सके, वो को-पार्टनर्स को पाबंद करवा सके, वो कैसे करे? तो उसका जवाब है वो 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दे। He must act in the name of the firm, he must act in the usual course of the business of the firm। तो अगर वो 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो उसका मतलब उसने इंप्लाइड अथॉरिटी का वेपन इस्तेमाल किया है। अब वो अपने को-पार्टनर्स को उस एक्ट के लिए, अमल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड करवा सकता है, पाबंद करवा सकता है, बेशक वो ये काम करने के लिए ऑथराइज नहीं था। तो दिस इज कॉल्ड इंप्लाइड अथॉरिटी। दिस इज द वे अ पार्टनर में बाइंड हिज को-पार्टनर्स, अ पार्टनर में बाइंड द फर्म।
तो एग्जामिनर यूं भी पूछ सकता है डिफाइन एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। एग्जामिनर यूं भी पूछ सकता है व्हाट इज द मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट, व्हाट इज द मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट टू बाइंड द पार्टनर्स, व्हाट इज द मोड ऑफ डूइंग एन एक्ट टू बाइंड द फर्म। एक पार्टनर कोई एक्ट कैसे करे कि वो पार्टनर्स को, को पार्टनर्स को और फर्म को बाउंड करवा सके। तो ये सामने है। तो आप कमेंट ये कर सकते हैं, आप कमेंट ये कर सकते हैं कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी का वेपन एक खतरनाक वेपन है। एक पार्टनर कोई पुरानी दुश्मनी, कोई पुरानी रकाबत अपने को पार्टनर से उसका बदला देने के लिए, कान यहां पे रखने हैं। एक पार्टनर कोई पुरानी दुश्मनी, पुरानी रकाबत अपने को पार्टनर से बदला लेने के लिए एम्प्लॉयड अथॉरिटी का वेपन इस्तेमाल करके फर्म को लायबिलिटी के एक बहुत बड़े अजाब में फंसा सकता है, बिल्कुल फंसा सकता है। तो ये खतरनाक वेपन है। यहां पर एम्प्लॉयड का मतलब ये मत कहिएगा जो हमने पहले सीखा था, नाइदर इन राइटिंग नॉर वर्बली। यहां एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब ये है कि वो एक काम करने के लिए ऑथराइज नहीं था, लेकिन उसने 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल की, तो हम ये कहेंगे वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है और वो एक्ट वो अमल कराएगा, एक्ट ऑफ द फर्म। कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। बार बार लोग आके पूछते हैं कैसे तैयारी करें। What are the 2 requirements of employed authority? The partner must be acting in the usual course of the business of the firm. The partner must be acting in the name of the firm. What is the mode of doing an act? By a partner to bind his co-partner. A partner may bind his co-partners by doing an act in the following way. Column number 1. He must be acting in the name of the firm. He must be acting in the usual course of the business of the firm. भाई एक ही सवाल को एग्जामिनर 2 तरीकों से पूछ सकता है, एक ही टॉपिक को। तो इसका मतलब ये खतरनाक वेपन है, ये खतरनाक वेपन है। अब इस खतरनाक वेपन की कॉम्प्लेक्सिटीज को हम आगे डिटेल में अगली रिकॉर्डिंग्स में देखते हैं। हाथ सलाम।